नमस्कार। आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है चैप्टर 15 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम मानव प्रजनन प्रणाली की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी यानी उसकी संरचना और वो कैसे काम करता है इसे बहुत विस्तार से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनाटॉमी से। इसके बाद हम द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को समझेंगे। फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनाटॉमी पर आएंगे और फिर देखेंगे द मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सप्लेन्ड। उसके बाद प्रेगनेंसी एंड फीटल डेवलपमेंट पर बात करेंगे और आखिर में हम पार्ट्यूरेशन द स्टेजेस ऑफ लेबर के साथ इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनाटॉमी। इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अलग-अलग संरचनाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच मेंटेन्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द जनरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता को बनाए रखने का काम करता है। Consists of primary and secondary organs responsible for gamete production, transformation and transportation to fertilization/implantation site। तो इस सिस्टम में प्राइमरी और सेकेंडरी यानी प्राथमिक और द्वितीयक अंग होते हैं और इनका काम क्या है? इनका काम है गैमीट्स यानी युग्मक बनाना, उन्हें ट्रांसफॉर्म करना और फिर उन्हें फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन की जगह तक पहुंचाना। चलिए अब गोनैड्स को समझते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूसिंग गैमीट्स। तो गोनैड्स क्या होते हैं? ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी प्राथमिक प्रजनन अंग हैं जो गैमीट्स बनाते हैं। मेल पेयर ऑफ टेस्टिस स्पर्म्स। पुरुषों में ये होते हैं एक जोड़ी टेस्टिस यानी वृषण जो स्पर्म्स यानी शुक्राणु बनाते हैं। फीमेल पेयर ऑफ ओवरीज ओवम। और महिलाओं में होती है एक जोड़ी ओवरीज यानी अंडाशय जो ओवम यानी अंडाणु बनाती हैं। अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। 1. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स टेस्टीज गोनैड्स। तो पुरुष प्रजनन प्रणाली में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं टेस्टीज जिन्हें गोनैड्स भी कहते हैं। 2. एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा पीनस। और सहायक यौन अंगों में आते हैं सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा और पीनस। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्क्रोटम पीनस यूरेथ्रा। बाहरी जननांगों में आते हैं स्क्रोटम पीनस और यूरेथ्रा। इंटरनल जेनिटेलिया टेस्टिस एपिडिडाइमस वास डेफरेंस सेमिनल वेसिकल एजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट काउपस ग्लैंड। और आंतरिक जननांगों में टेस्टिस एपिडिडाइमस वास डेफरेंस और दूसरी ग्रंथियां शामिल हैं। अब दाईं ओर दिए गए डायग्राम को देखिए। इसमें पुरुष प्रजनन प्रणाली के सभी हिस्से दिखाए गए हैं जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर सेमिनल वेसिकल वास डेफरेंस पीनस यूरेथ्रा स्क्रोटम टेस्टिस और रेक्टम। अब नीचे दिए गए बॉक्स में स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज यानी वृषण की संरचना को समझते हैं। ओवॉइड वॉलनट शेप्ड सस्पेंडेड इन स्क्रोटम। इसका मतलब है कि इनका आकार अंडाकार या अखरोट जैसा होता है और ये स्क्रोटम में लटके रहते हैं। 3 लेयर्स इसकी 3 परतें होती हैं। 1. ट्यूनिका वैस्कुलोसा इनरमोस्ट कनेक्टिव टिश्यू रिच इन ब्लड वेसल्स। ये सबसे अंदर की परत है जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और इसमें बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं। 2. ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिडल डेंस फाइब्रस कैप्सूल। यह बीच की घनी रेशेदार परत है। 3. ट्यूनिका वैजिनलिस आउटरमोस्ट मेसिथेलियल सेल्स विसरल पेराइटल अलाउज फ्री मूवमेंट। यह सबसे बाहरी परत है जो टेस्टिस को आसानी से घूमने में मदद करती है। नोट पोस्टीरियर सरफेस कवर्ड बाय ट्यूनिका एल्बुजिनिया ओनली, यानी कि इसका पिछला हिस्सा सिर्फ ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ही ढका होता है। ठीक है, अब हम टेस्टिस के अंदर की संरचना को और स्पर्म किस रास्ते से होकर गुजरता है उसे समझेंगे। लोब्यूल्स। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 200 to 300 लोब्यूल्स। तो हर टेस्टिस में करीब 200 से 300 छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें लोब्यूल्स कहते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 400 to 600 पर टेस्टिस, यानी हर टेस्टिस में 400 से 600 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। वॉल लेयर्स। इनकी दीवारों की परतें हैं आउटर कैप्सूल, होमोजीनियस बेसमेंट मेम्ब्रेन और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। 2 सेल टाइप्स। इनमें 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक स्पर्मेटोजेनिक्स या जर्म सेल्स प्रीकर्सर सेल्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ लाई बिटवीन सर्टोली सेल्स। ये वो कोशिकाएं हैं जिनसे शुक्राणु बनते हैं और ये सर्टोली कोशिकाओं के बीच में मौजूद होती हैं। 2 सर्टोली या नर्स या सस्टेंटैक्युलर सेल्स प्रोवाइड सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट।
ये कोशिकाएं विकसित हो रहे शुक्राणु को सहारा देती हैं, उनकी रक्षा करती हैं और उन्हें पोषण देती हैं। अदर स्ट्रक्चर्स, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग, रेटी टेस्टिस, वास एफरेंस, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, ये कुछ और महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। अब डायग्राम में देखिए, आप ट्यूनिका एल्बुजिनिया, लोब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, वास एफरेंस, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस को साफ साफ देख सकते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पाथवे ऑफ स्पर्म। चलिए नीचे दिए गए इस फ्लो चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं, वहां से ये रेटी टेस्टिस में जाते हैं। इसके बाद वास एफरेंस, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डेफरेंस, फिर एम्प्यूला, इजैक्युलेटरी डक्ट और आखिर में यूरेथ्रा से बाहर निकलते हैं। इसे याद रखने के लिए एक निमोनिक भी दिया गया है, SRVVAEU। ये हर स्टेप के पहले अक्षर को मिलाकर बनाया गया है ताकि आपको ये रास्ता आसानी से याद रहे। ठीक है, तो अब हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम समझेंगे द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि स्पर्म यानी शुक्राणु बनने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो इस स्लाइड में हम स्पर्मेटोजेनेसिस के पहले 2 स्टेजेस को समझेंगे। डेफिनेशन: प्रोसेस थ्रू विच spermatogenetic/germ cells undergo development and transformation to form spermatozoa in the testis। तो आसान शब्दों में कहें तो स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें स्पर्मेटोजेनिक सेल्स डेवलप होती हैं और ट्रांसफॉर्म होकर स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म बनाती हैं, और ये सब टेस्टिस के अंदर होता है। टाइम फ्रेम: टेक 74 days फ्रॉम प्रिमिटिव जर्म सेल टू स्पर्म, यानी कि एक प्रिमिटिव जर्म सेल से एक पूरा स्पर्म बनने में करीब 74 दिनों का समय लगता है। अब पहला स्टेज देखते हैं। 1. स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन। Each spermatogonium contains diploid chromosomes 23 pairs 46 total। इसका मतलब है कि हर स्पर्मेटोगोनियम में डिप्लॉयड यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं जो 23 जोड़ों में होते हैं। क्रोमोसोम्स 22 pairs ऑटोसोम्स प्लस 1 pair सेक्स क्रोमोसोम्स XY। इन 46 क्रोमोसोम में से 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम्स XY होता है। एक्शन: स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड्स बाय माइटोसिस। इसमें स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के जरिए विभाजित होता है। रिजल्ट: इंक्रीजेज नंबर विदाउट चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसका नतीजा ये होता है कि कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ जाती है लेकिन क्रोमोसोम की संख्या वही रहती है। इन नई कोशिकाओं को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब दूसरा स्टेज है 2. स्टेज ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोज इनटू अ लार्ज सेल। इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बढ़कर एक बड़ी कोशिका बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम ग्रोथ, नो चेंज इन स्पर्मेटोसाइट अकर्स। इसका मतलब है कि ग्रोथ के अलावा इस स्टेज में स्पर्मेटोसाइट में और कोई बदलाव नहीं होता है। आप दाईं ओर के डायग्राम में ये प्रक्रिया देख सकते हैं। प्रोलिफरेशन स्टेज में एक स्पर्मेटोगोनियम जिसमें 46 क्रोमोसोम हैं, माइटोसिस से विभाजित होकर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है और उसमें भी 46 क्रोमोसोम ही हैं। ये फिर ग्रोथ स्टेज में प्रवेश करता है। चलिए अब स्पर्मेटोजेनेसिस के आखिरी 2 स्टेजेस यानी स्टेज 3 और 4 को देखते हैं। 3. स्टेज ऑफ मैचुरेशन, मियोटिक डिवीजन। तो ये है मैचुरेशन का स्टेज जिसमें मियोटिक डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। फर्स्ट फेज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस आई टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। पहले फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस आई होता है जिससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। रिजल्ट: हैप्लॉइड, हाफ, क्रोमोसोम्स 23 टोटल, 22 ऑटोसोम्स प्लस X और Y। इसका परिणाम ये होता है कि इन नई कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या आधी यानी हैप्लॉइड हो जाती है। अब हर कोशिका में कुल 23 क्रोमोसोम होते हैं। सेकेंड फेज, ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस टू 2 स्पर्मेटिड्स। दूसरे फेज में हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होता है जिससे 2 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। रिजल्ट: स्पर्मेटिड्स आर हैप्लॉइड। इसका मतलब है कि स्पर्मेटिड्स भी हैप्लॉइड होते हैं जिनमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। अब चौथा और आखिरी स्टेज है 4. स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, स्पर्मियोजेनेसिस। नो फर्दर डिवीजन, स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। इस स्टेज में कोई और डिवीजन नहीं होता। स्पर्मेटिड्स अब ट्रांसफॉर्म होकर परिपक्व शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। स्पर्मिनेशन, प्रोसेस वेयर मैच्योर स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द लूमेन। और आखिर में एक टर्म है स्पर्मिनेशन। ये वो प्रोसेस है जब मैच्योर स्पर्मेटोजोआ यानी परिपक्व शुक्राणु सर्टोली सेल से रिलीज होकर ट्यूब्यूल के लूमन में आ जाते हैं। आप दाईं ओर के डायग्राम में इस पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस आई के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर मियोसिस 2 के बाद स्पर्मेटिड्स बनते हैं और अंत में ट्रांसफॉर्मेशन से स्पर्म बन जाते हैं। ठीक है,
तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद अब हम अपने तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनाटॉमी को समझेंगे। इस स्लाइड में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी को समझेंगे। 1. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। पेयर ऑफ ओवरीज यानी अंडाशय प्रोड्यूस ओवा प्लस ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं एक जोड़ी ओवरीज यानी अंडाशय। इनका काम है ओवा यानी अंडाणु बनाना और साथ ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स भी बनाना। 2. सेकेंडरी या एक्सेसरी ऑर्गन्स। फिलोपियन ट्यूब्स, यूटरस, सर्विक्स, वजाइना। द्वितीयक या सहायक अंगों में फिलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि शामिल हैं। मैमरी ग्लैंड्स, नॉट जेनिटल ऑर्गन्स बट इंपॉर्टेंट फॉर नरिशमेंट। इसका मतलब है कि स्तन ग्रंथियां जननांग नहीं हैं, लेकिन ये पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब बाईं ओर के बॉक्स में फिलोपियन ट्यूब्स के 4 भागों को देखते हैं। आइस्मस कम्युनिकेट्स विद यूटरस, मतलब ये हिस्सा गर्भाशय से जुड़ता है। एम्प्यूला, ल्यूमेन वेयर फर्टिलाइजेशन कॉमनली टेक्स प्लेस, ये वो हिस्सा है जहां आमतौर पर फर्टिलाइजेशन होता है। इन्फंटिबुलम, फिम्ब्रिएटेड पार्ट, ये झालरदार हिस्सा है। फिम्ब्रियाई, कैच ओवम फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, ये उंगली जैसी संरचनाएं ओवरी से निकले अंडाणुओं को पकड़ती हैं। अब यूटरस, वूम यानी गर्भाशय के बारे में जानते हैं। शेप, पायरिफॉर्म, इसका आकार नाशपाती जैसा होता है। डायमेंशंस 7.5 सेंटीमीटर्स L, X 5 सेंटीमीटर्स B, X 2.5 सेंटीमीटर्स T। ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई है। पोर्शंस, फंडस, बॉडी, सर्विक्स, इसके 3 भाग हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। 3 लेयर्स, इसकी 3 परतें हैं, सीरस आउटर, मायोमेट्रियम मिडल, एंडोमेट्रियम इनर। सबसे बाहरी परत सीरस, बीच की मायोमेट्रियम और सबसे भीतरी एंडोमेट्रियम है। और डायग्राम में आप इन सभी हिस्सों को साफ साफ देख सकते हैं। ओवरी, लिगामेंट ऑफ ओवरी, फंडस ऑफ यूटरस, फिलोपियन ट्यूब, फिम्ब्रियाई, बॉडी ऑफ यूटरस, आइस्मस, सर्विक्स, एक्सटर्नल ऑस और वजाइना। चलिए अब हम सर्विक्स, वजाइना और ओवरी की संरचना को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। 3. सर्विक्स, लोअर कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ यूटरस, ये गर्भाशय का निचला संकरा हिस्सा है। इंटरनल ऑरिफिस, कम्युनिकेट्स विद बॉडी ऑफ यूटरस, इसका आंतरिक छिद्र गर्भाशय के मुख्य भाग से जुड़ा होता है। एक्सटर्नल ऑरिफिस, कम्युनिकेट्स विथ वजाइना और बाहरी छिद्र यूनि से जुड़ा होता है। 4. वजाइना, शॉर्ट ट्यूबुलर ऑर्गन लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल्स, यह एक छोटी नली जैसी संरचना है जिसकी भीतरी परत म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है। इंक्लूड्स लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, क्लिटोरिस, इसमें लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लिटोरिस शामिल हैं। अब ओवरी की संरचना को समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, फंक्शन, गोनाड प्राइमरी ऑर्गन, गैमेट प्रोडक्शन प्लस एंडोक्राइन, इसका काम गैमेट यानी अंडाणु बनाना और हार्मोन बनाना है। अटैच्ड एट हिलम बाय ओवेरियन मेसोवेरियम लिगामेंट्स, यह ओवेरियन लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है। 2 पोर्शंस, इसके 2 भाग हैं। ए मेडुला, डीपर, स्ट्रोमा ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स, नर्व्स, भीतरी हिस्सा मेडुला कहलाता है जिसमें संयोजी ऊतक, रक्त वाहिकाएं आदि होती हैं। बी कॉर्टेक्स, आउटर कॉम्पैक्ट सेलुलर लेयर्स कंटेनिंग, बाहरी हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है जिसमें 3 चीजें होती हैं। 1 ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स, फॉलिकल्स, ग्रंथियों की संरचनाएं जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं। 2 कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, संयोजी ऊतक कोशिकाएं। 3 इंटरस्टिशियल सेल्स, अंतरालीय कोशिकाएं। और दाईं तरफ जो ओवरी का क्रॉस सेक्शन का डायग्राम है उसमें आप फॉलिकल्स के डेवलप होने के अलग अलग स्टेजेस देख सकते हैं, जैसे कि प्रिमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, वेसिकुलर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल और कॉर्पस लूटियम। ये स्लाइड ओजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया को दिखाती है, यानी ओवम या अंडाणु कैसे डेवलप होता है। चलिए इस फ्लो चार्ट को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस थ्रू विच फीमेल गैमीट्स डेवलप एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ओवम, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा महिला गैमीट्स विकसित होकर अंडाणु में बदलते हैं। प्रीनेटल, जन्म से पहले, इस चरण में प्राइमोडियल जर्म सेल्स से oogonia बनते हैं जिनमें 44+XX क्रोमोसोम होते हैं। ये गर्भावस्था के दूसरे-तीसरे महीने में होता है। फिर माइटोसिस से प्राइमरी oocyte बनता है। 7वें महीने तक मियोसिस वंश शुरू हो जाता है और प्राइमोडियल फॉलिकल बन जाता है। बर्थ, जन्म के समय। अब जन्म के समय क्या होता है? ओवरी में oogonia, प्राइमरी oocytes और प्राइमोडियल फॉलिकल मौजूद होते हैं जो प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन अवस्था में रुके होते हैं। बिफोर प्यूबर्टी, यौवन से पहले। फिर यौवन से पहले प्राइमोडियल फॉलिकल्स प्रोफेज 1 में ही रुके रहते हैं और इनकी संख्या लगभग 1 से 2 लाख होती है। एट प्यूबर्टी,
यौवन आने तक केवल 40,000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ही बचते हैं जो अभी भी प्रोफेज 1 में रुके हुए हैं। ओवेरियन साइकिल, अंडाशयी चक्र। हर महीने 5 से 15 फॉलिकल्स का विकास शुरू होता है, लेकिन केवल एक ही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। इस समय मियोसिस 1 पूरा होता है। ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग। इसमें सेकेंडरी oocyte जिसमें 22+ X क्रोमोसोम होते हैं और एक पोलर बॉडी बनती है। सेकेंडरी oocyte दूसरी मियोटिक डिवीजन की मेटाफेज अवस्था में रुक जाती है। फर्टिलाइजेशन, निषेचन, और आखिर में अगर अंडाणु का शुक्राणु से निषेचन होता है तो दूसरा मियोटिक डिवीजन पूरा होता है और जाइगोट बनता है जिसमें द्विगुणित क्रोमोसोम होते हैं। चलिए अब हम अपने चौथे सेक्शन पर आते हैं, जो कि एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सप्लेन्ड। इसमें हम मासिक धर्म चक्र की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। इस स्लाइड में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की फिजियोलॉजी को समझेंगे और इसमें भी हम खास तौर पर देखेंगे कि ओवरी के अंदर क्या-क्या बदलाव होते हैं और उसका पहला फेज देखेंगे। साइकिल बेसिक्स: मेनार्की स्टार्ट 12-15Y, मेनोपॉज स्टॉप 45-50Y, ड्यूरेशन एवरेज 28 डेज। इसका मतलब है कि मासिक चक्र की शुरुआत, जिसे मेनार्की कहते हैं, 12 से 15 साल की उम्र में होती है। इसका अंत, जिसे मेनोपॉज कहते हैं, 45 से 50 साल की उम्र में होता है और इसकी औसत अवधि 28 दिन होती है। 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस: ओवेरियन, यूटेराइन, वजाइनल, सर्विक्स। इस चक्र के दौरान 4 जगहों पर बदलाव होते हैं: ओवरी में, गर्भाशय में, योनि में और गर्भाशय ग्रीवा में। अब हम 1 ओवेरियन चेंजेस के पहले फेज ए, फॉलिकुलर फेज को समझते हैं। टाइम डे 5 टू ओव्यूलेशन। यह चरण 5वें दिन से ओव्यूलेशन तक चलता है। आई, प्राइमोर्डियल फॉलिकल 400K एट प्यूबर्टी, स्टार्ट्स ग्रोइंग अंडर FSH-LH। तो प्यूबर्टी के समय करीब 4 लाख प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं और ये FSH और LH हार्मोन्स के असर से ग्रो करना शुरू करते हैं। आई, प्राइमरी फॉलिकल, ओवम कंप्लीटली सराउंडेड बाय ग्रैन्युलोसा, साइज इंक्रीजेस। इस चरण में अंडाणु पूरी तरह से ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं से घिर जाता है और इसका आकार बढ़ता है। 3 वेसिकुलर फॉलिकल, 6 to 12 ग्रो अंडर FSH। FSH के प्रभाव में 6 से 12 फॉलिकल्स बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एंट्रम, कैविटी विद लिकर फॉलिक्यूलाई। इनमें एक गुहा बनती है जिसे एंट्रम कहते हैं। ओवम पुश्ड टू साइड, क्यूमुलस ओफोरस। अंडाणु एक तरफ धकेल दिया जाता है। सेल्स बिकम कॉलमनर, कोरोना रेडियाटा। कोशिकाएं कोरोना रेडियाटा बनाती हैं। कैप्सूल फॉर्म्स थीका इंटरना, वास्कुलर, सिक्रीट्स ईस्ट्रोजन एंड थीका एक्सटर्ना। इसके चारों ओर एक कैप्सूल बनता है जिसमें 2 परतें होती हैं, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना एस्ट्रोजन बनाती है। दाईं ओर के डायग्राम में आप एक विकसित होते फॉलिकल के सभी हिस्से देख सकते हैं, जैसे ओओसाइट, जोना पेल्यूसिडा, ग्रैन्युलोसा सेल, एंट्रम, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। चलिए अब ओवेरियन चेंजेस में आगे बढ़ते हैं और अगली हिस्से को देखते हैं, VIV, मैच्योर्ड या ग्राफियन फॉलिकल, नेम्ड आफ्टर रेगनेर डे ग्राफ। इसका नाम इसके खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है। आफ्टर डे 7, 1 वेसिकुलर फॉलिकल आउटग्रोज, अदर्स डिजेनरेट, एपोप्टोसिस। 7वें दिन के बाद एक वेसिकुलर फॉलिकल दूसरों से ज्यादा बड़ा हो जाता है और बाकी के नष्ट हो जाते हैं। ओवम अटेन्स मैक्स साइज, जोना पेलुसिडा, थीका इंटरना प्रोमिनेंट। अंडाणु अपने अधिकतम आकार तक पहुंच जाता है और जोना पेलुसिडा और थीका इंटरना प्रमुख हो जाते हैं। ओव्यूलेशन डे 14, ये चक्र के 14वें दिन होता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स एंड डिस्चार्जेस ओवम। ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और अंडाणु को बाहर निकाल देता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय LH, ये LH हार्मोन के प्रभाव में होता है। बी, लूटियल फेज डे 15 to 28, कॉर्पस लूटियम डेवलप्स। यह चरण 15वें दिन से 28वें दिन तक चलता है। इसमें कॉर्पस लूटियम का विकास होता है। और दाईं तरफ जो ये साइकिल व्हील का डायग्राम है, इसमें आप इन सभी फेजेस की टाइमिंग को साफ साफ देख सकते हैं। गुलाबी हिस्सा मेंस्ट्रुअल फेज है जो लगभग 1 से 5 दिन का होता है। नारंगी हिस्सा प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज है जो लगभग 5 से 14 दिन का होता है, जिसके अंत में ओव्यूलेशन होता है। और हरा हिस्सा सीक्रेटरी या ल्यूटियल फेज है जो लगभग 15 से 28 दिन का होता है। अच्छा, तो जिस तरह ओवरी में बदलाव होते हैं, ठीक उसी समय गर्भाशय यानी यूट्रस में भी बदलाव होते हैं। चलिए अब उन्हें समझते हैं। मेंस्ट्रुएशन, यूट्राइन चेंजेस। 1. Menstrual phase, day 1 to 5. Thick endometrium sheds if no pregnancy.
अगर गर्भावस्था नहीं होती है तो एंडोमीट्रियम की मोटी परत टूटकर झड़ जाती है। लॉस 35 ml ब्लड प्लस 35 ml सीरस फ्लूइड। इस दौरान लगभग 35 मिलीलीटर रक्त और 35 मिलीलीटर सीरस द्रव का स्राव होता है। 2. प्रोलिफरेटिव फेज डे 5 to 14 कॉरेस्पॉन्ड्स टू फॉलिकुलर फेज। यह चरण ओवरी के फॉलिकुलर चरण के साथ साथ चलता है। इस दौरान एंडोमीट्रियम दोबारा बनना और मोटा होना शुरू हो जाता है। 3. सीक्रेटिव फेज डे 15 to 28 कॉरेस्पॉन्ड्स टू ल्यूटियल फेज। यह चरण ओवरी के ल्यूटियल चरण के साथ साथ चलता है। हाई प्रोजेस्टेरॉन ग्लैंड ग्रोथ। प्रोजेस्टेरॉन के उच्च स्तर के कारण एंडोमीट्रियम में ग्रंथियां बढ़ती हैं। ईस्ट्रोजन एंडोमीट्रियम थिकनिंग और एस्ट्रोजन के कारण एंडोमीट्रियम की परत और मोटी होती जाती है। और नीचे जो ग्राफ दिया गया है उसमें आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे इन 28 दिनों के साइकिल में एंडोमीट्रियम की मोटाई बदलती रहती है। मेंस्ट्रुअल फेज में यह सबसे पतली होती है, प्रोलिफरेटिव फेज में यह मोटी होती है और सीक्रेटिव फेज में यह अपनी अधिकतम मोटाई पर पहुंच जाती है। अब हम देखेंगे कि वजाइना और सर्विक्स में क्या बदलाव होते हैं और सबसे जरूरी कि यह पूरा साइकिल हार्मोन्स के जरिए कैसे कंट्रोल होता है। Vaginal cervical changes. Vaginal changes, proliferative, thinner alkaline, estrogen, helps sperm motility. Proliferative चरण में estrogen के कारण योनि का स्राव पतला और क्षारीय हो जाता है, जो शुक्राणु की गति में मदद करता है। Secretory, thicker, adhesive, progesterone. Secretory चरण में प्रोजेस्टेरॉन के कारण ये स्राव गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। Cervical changes, proliferative, epithelial cells conified, estrogen. प्रोलिफरेटिव चरण में ईस्ट्रोजन के प्रभाव से एपिथेलियल कोशिकाएं कॉनिफाइड हो जाती हैं। सेक्रेटरी एपिथेलियम प्रोलिफरेट्स, प्रोजेस्टेरॉन। सेक्रेटरी चरण में प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से एपिथेलियम बढ़ता है। अब दाईं ओर मासिक धर्म चक्र के रेगुलेशन को समझते हैं। तो ये पूरी रेगुलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है हाइपोथैलेमस से, जो GnRH नाम का हार्मोन रिलीज करता है। ये GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि पर काम करता है, जिससे FSH और LH हार्मोन निकलते हैं। ये दोनों हार्मोन ओवरीज पर काम करते हैं। इसके जवाब में ओवरीज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाती हैं। ये दोनों हार्मोन वापस हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पर फीडबैक भेजते हैं और इसी तरह ये पूरा चक्र नियंत्रित होता है। बहुत अच्छे। अब हम अपने 5वें सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ हम बात करेंगे प्रेगनेंसी और फीटल डेवलपमेंट की, यानी गर्भावस्था और भ्रूण के विकास की पूरी यात्रा को देखेंगे। चलिए, सबसे पहले प्रेगनेंसी की डेफिनेशन और इस दौरान शरीर में होने वाले मुख्य बदलावों को समझते हैं। डेफिनेशन: डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ embryo/fetus in uterine cavity. Implanted egg develops into placenta and embryo. गर्भावस्था भ्रूण या गर्भस्थ शिशु के गर्भाशय में विकास की अवस्था है। इसमें जो अंडा इम्प्लांट हुआ है वो प्लेसेंटा और भ्रूण में विकसित होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स इन टिश्यू आउटसाइड यूट्रस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति है जहां निषेचित अंडा गर्भाशय के बाहर किसी ऊतक में इम्प्लांट हो जाता है। ये एक गंभीर मेडिकल स्थिति है। चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान शरीर में कई बदलाव होते हैं। नो ओव्यूलेशन, तो सबसे पहली बात ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग रुक जाता है। कॉपस ल्यूटियम enlarges, secretes large progesterone, maintains pregnancy 3 months. कॉपस ल्यूटियम बड़ा हो जाता है और बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, जो पहले 3 महीनों तक गर्भावस्था को बनाए रखता है। प्लेसेंटा forms from trophoblast plus decidua, fully formed after 3 months. प्लेसेंटा ट्रोफोब्लास्ट और डेसिडुआ से बनता है और 3 महीने बाद पूरी तरह से बन जाता है। ऑर्गन्स: यूटरस, विजाइना, सर्विक्स इनलार्ज, गर्भाशय, योनि और गर्भाशय ग्रीवा का आकार बढ़ जाता है। मैमरी ग्लैंड्स, डक्ट्स एल्वियोली ग्रो, पिगमेंटेशन ऑफ निपल, स्तन ग्रंथियों में नलिकाएं और एल्वियोली बढ़ती हैं और निपल का रंग गहरा हो जाता है। दाईं ओर के डायग्राम में आप एक गर्भवती गर्भाशय देख सकते हैं, जिसमें फीटस, अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा, यूटरस और एमनियोटिक फ्लूइड जैसे हिस्से दिखाए गए हैं। ये स्लाइड एक टाइमलाइन है जो भ्रूण के विकास के जरूरी माइलस्टोन्स को दिखाती है। चलिए इसे वीक बाय वीक देखते हैं। 12 वीक्स, फिंगर्स/टोज डिस्टिंक्ट, प्लेसेंटा कंप्लीट, सर्कुलेशन कंप्लीट। तो 12 हफ्तों तक उंगलियां और पैर की उंगलियां साफ दिखने लगती हैं। प्लेसेंटा और सर्कुलेशन भी पूरा हो जाता है। 16 वीक्स, सेक्स डिफरेंशिएटेड, हार्टबीट प्रेजेंट। 16 हफ्तों में लिंग का पता लगाया जा सकता है और दिल की धड़कन भी मौजूद होती है। 20 वीक्स, किडनीज सिक्रीट यूरिन, लैनुगो कवर्स बॉडी, मूवमेंट्स फेल्ट।
20 हफ्तों में गुर्दे मूत्र बनाने लगते हैं, शरीर पर लैन्यूगो नाम के महीन बाल आ जाते हैं और हलचल भी महसूस की जा सकती है। 24 वीक्स स्किन रिंकल्ड, आईब्राउज, नेल्स डेवलप। 24 हफ्तों में त्वचा झुर्रीदार होती है और भौहें और नाखून विकसित होते हैं। 28 वीक्स स्किन रेड, आईज ओपन क्लोज, एक्सीलेंट सर्वाइवल चांस। 28 हफ्तों में त्वचा लाल होती है, आंखें खुल और बंद हो सकती हैं। इस समय जन्म लेने पर जीवित रहने की बहुत अच्छी संभावना होती है। 32 वीक्स फिंगरप्रिंट्स सेट, विगरस मूवमेंट। 32 हफ्तों में फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं और हलचल तेज हो जाती है। 36 वीक्स लैनोगो डिसअपियर्स। 36 हफ्तों में लैनोगो गायब हो जाता है। 40 वीक्स स्किन स्मूथ, स्कल बोन्स ऑसिफाइड। और 40 हफ्तों तक त्वचा चिकनी हो जाती है और खोपड़ी की हड्डियां कठोर हो जाती हैं। इस स्लाइड में हम दो चीजें समझेंगे, एक तो जेस्टेशन पीरियड क्या होता है और दूसरा प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे काम करता है। जेस्टेशन पीरियड एवरेज 280 डेज और 40 वीक्स फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP। गर्भावधि औसतन 280 दिन या 40 सप्ताह की होती है, जिसे अंतिम मासिक धर्म की तारीख से गिना जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट HCG नाम के एक हार्मोन पर आधारित होता है। बेसिस डिटेक्ट ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG इन यूरिन। इसका आधार मूत्र में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG हार्मोन का पता लगाना है। प्रोसीजर इसका तरीका ये है। 1. HCG एंटीसीरम प्लस यूरिन ड्रॉप मिक्स। सबसे पहले HCG एंटीसीरम में मूत्र की एक बूंद डालकर मिलाया जाता है। 2. ऐड लेटेक्स पार्टिकल्स मिक्स। फिर इसमें लेटेक्स के कण डालकर मिलाया जाता है। अब परिणाम को समझते हैं। एग्लूटिनेशन ऑकर्स इक्वल टू प्रेगनेंसी नेगेटिव। अब देखिए, अगर एग्लूटिनेशन होता है मतलब कण आपस में चिपक जाते हैं, तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी नेगेटिव है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंटीसीरम फ्री रहता है और लेटेक्स कणों से चिपक जाता है। नो एग्लूटिनेशन इक्वल टू प्रेगनेंसी पॉजिटिव। और अगर एग्लूटिनेशन नहीं होता तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मूत्र में मौजूद HCG पहले ही एंटीसीरम से जुड़ जाता है और लेटेक्स कणों से जुड़ने के लिए कोई एंटीसीरम नहीं बचता। और इसी के साथ अब हम अपनी इस क्लास के आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, जो है पार्चुरेशन। इस सेक्शन में हम बच्चे के जन्म की प्रक्रिया यानी स्टेजेस ऑफ लेबर को समझेंगे। चलिए अब पार्चुरेशन यानी प्रसव की प्रक्रिया को समझते हैं। डेफिनेशन: एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ फीटस आफ्टर 9 मंथ्स। 9 महीने के बाद गर्भस्थ शिशु के निष्कासन या प्रसव की प्रक्रिया को पार्चुरेशन कहते हैं। 3 stages of parturition। इसके 3 चरण होते हैं। 1. First stage डायलेशन। लेबर कॉन्ट्रैक्शंस, सर्विक्स डायलेट्स, विजाइनल कैनाल ओपन्स। तो पहले स्टेज में, जिसे डायलेशन कहते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं, सर्विक्स फैलता है और विजाइनल कैनाल खुलता है, जैसा कि आप पहले डायग्राम में देख सकते हैं। 2. सेकेंड स्टेज एक्सपल्जन, फीटस डिलीवर्ड, लास्ट 1 hour। दूसरे चरण में शिशु का प्रसव होता है। इसमें लगभग 1 घंटा लगता है। 3. Third stage placental, placenta detached unexpelled 10-15 minutes later। तीसरे और अंतिम चरण में प्लेसेंटा अलग होकर शरीर से बाहर निकल जाता है। इसमें 10-15 मिनट लगते हैं। दाईं ओर दिए गए बॉक्स में इस प्रक्रिया में शामिल हार्मोन्स को देखते हैं। मैटरनल मां के हार्मोन ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कॉर्टिसोल, कैटेकोलामीन, रिलैक्सिन। फीटल शिशु के हार्मोन ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्लेसेंटल प्लेसेंटा के हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये सभी हार्मोन मिलकर प्रसव की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो आज हमने मानव प्रजनन की पूरी जटिल और अद्भुत प्रक्रिया को विस्तार से समझा। इस सारी जानकारी को जानने के बाद अब मानव प्रजनन की इन जटिल प्रक्रियाओं के बारे में आपके मन में और क्या सवाल आते हैं? सोचते रहिएगा और सीखते रहिएगा।